सिंध के गोठों को समझने के लिए आपको जानवरों पर भी तवज्जो देनी होगी। सांगड़ जैसे ज़रई अजला के अंदर भैंस, बैल, भेड़ें, बकरियां, ऊंट, घोड़े, खच्चर, गधे, मुर्गियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं। लोग इन जानवरों के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि इन जानवरों के जरिए ना सिर्फ वो फसलें उगाते हैं बल्कि अपने घर के अंदर रिज्क भी लाते हैं। जिस घर में भैंस होती है वहाँ पर बच्चे भूखे नहीं सोते। ये दूध भी देती है और बाज़ औक़ात गोश्त भी फराहम करती है। जब भी तो लोग सांगड़ के इन इलाकों में अभी भी बैल और भैंसों को साथ ले लेकर चल रहे हैं। ना सिर्फ भैंसें और बैल उनके साथ हैं बल्कि बछड़े भी साथ ले लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका घर तो शायद दोबारा बन जाएगा लेकिन जानवर खरीदने की हिम्मत उनमें दोबारा नहीं होगी। अच्छी भैंस इस इलाके में 80,000 से 1 लाख रुपए के लगभग मिलती है। अगर किसी शख्स की 4 भैंसें ज़ाया हो गई तो आप समझे कि उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म होगी और उसके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। इसी वजह से जब आप इन जगहों का सफ़र करते हैं तो आपको सड़कों पर इंसानों के अलावा बैलों की और गायों की तवील कतार नज़र आती है। ये जानवर उन जगहों से निकाले गए हैं जिन जगहों पर पानी घुस आया है। इन जानवरों ने कहाँ जाना है इसका किसी को इल्म नहीं है। सांगड़ जैसे इलाकों से निकाले गए जानवर आरजी मंडियों के अंदर इस वक्त अर्जा कीमत पर बिक रहे हैं। ये जानवर घर के अफराद की तरह हैं। इनको मंडी में ले जाकर बेचना किसी भी किसान के लिए अपने जिस्म के हिस्से को बेचने के मुतरादिफ है, लेकिन मरता क्या ना करता। इन जानवरों को खिलाने को चारा नहीं है। ज़मीन ने कुछ ऐसा मूड बदला है कि हरी भरी फसलें एक दरिया में तब्दील हो गई हैं। ये जानवर बिक जाएं तो बेहतर है, अगर वो बिकेंगे नहीं तो इसी सड़क के ऊपर चलते चलते मर जाएंगे। सिंध के गोठों की ये तमाम की तमाम सकाफत बुरी तरह मुतासर हुई है। इन लोगों की सिर्फ जिंदगियां तबाह नहीं हुई, इन्होंने अपने हाथ से अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दूसरों के हाथों बिकते हुए देखी है, और इसके बाद इनके सामने जिंदगी एक तवील ना ख़त्म होने वाली पगडंडी की तरह है। सर पर इन्होंने जिंदगी के गमों का बोझ उठाया हुआ है। मुस्तकबिल इनके सामने नहीं है। जो भी इनके हाथ में है वो भी आर्जी तौर पर है। अगर हालात यकसर तब्दील ना हुए, हुकूमत वक्त इन लोगों तक मुआशी और तिब्बी इमदाद ना पहुंचा पाई, अगर इन लोगों के जानवरों को टीके ना लगे तो ये लोग ना सिर्फ मुआशी तौर पर मारे जाएंगे बल्कि सकाफती तौर पर भी ज़मीन पर इनका निशान नहीं रहेगा। सांगड़ जैसे इलाकों से निकली हुई आबादी के बारे में एक और बात भी याद रखिएगा। इन लोगों के पास जिंदगी गुजारने का कोई और सलीका या तरीका नहीं है। ये स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आते। इनके पास एक ही स्किल थी जिसको अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो स्किल थी फसलें उगाना। अब जब ये लोग बंदों पर बैठे हुए हैं और यहाँ से शहरों या कस्बों का रुख कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। इन्होंने तमाम उम्र जो काम सीखा, इनके आबाओ अजदाद ने जो काम इनको सिखाया, अब उसकी अहमियत सिफर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस काम को करने के लिए जो माहौल चाहिए वो तबाह हो गया है। अगर किसान के पास ज़मीन नहीं है तो शहर में जाकर वो क्या करेगा। अगर वो ख़वातीन जो सारी ज़िंदगी फसलों में से कपास चुनती रही हैं, अगर शहरों में जाएंगी तो क्या काम करेंगी। और वैसे भी गाँव की हदों से इन लोगों ने कभी कदम भी बाहर नहीं निकाला था। इनके लिए ये धचका ही काफ़ी है कि अब ऐसे माहौल में जा रही हैं जहाँ पर हर तरफ से भांत भांत की नित नई आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो आवाज़ें जिनमें इनके लिए खैर का पहलू नज़र नहीं आता। ना इनके मर्दों को मुआश कमाने का तरीका मालूम है और ना ही इन ख़वातीन के पास वो स्किल है कि कस्बों और शहरों के अंदर सरवाइव कर पाएँ। मैंने काशा कौन भी गरीब हूँ, बच्चा भी जा लेने बाहर निकले काशा कौन मन गरीब सपा ही बैठा ही खान पीना टपले निकले हमारे माल बीजो सजो मतो सजो मर गयो काशा मर कन को नहीं बैठा ना तंबू ना बीजा इतने बच्चा लल में पड़िया।
मच्छर मच्छर जी हसरिया मच्छर की मसदानी कंजे अडी वेयो सा एडिया से हलता शेर सिम बजे पे उन जो भी असा गरीबन के हम भाड़ो कोना जो निकरी वन्यू केडा मन्यू तो इतरो बसा मत कोन है। बहुत नुकसान हुआ हमारा। हम क्या खाएं क्या पिए, हमारा कुछ नहीं यहाँ पर। हमारे पास जो थोड़े पैसे थे वो हमने इकट्ठा करके वहाँ से खाते हैं बस, और कुछ नहीं, भूख पे रहे। हमारे को कुछ दे, हम कुछ खाए नहीं तो हमारा घर ये बना के दे। सबको पैसे मिल रहे हैं, हमारे को तो नहीं मिल रहे, नहीं पैसे नहीं को खाने के लिए कुछ चीज। से पहले मजदूरी करते थे, फुटिया करते थे, गुड करते थे, सारे हम मजदूरी करते थे। वो मजदूरी ख़त्म हो गई, सारी फुटी धुटी से सारी ख़त्म हो गई। अभी कहाँ से ले आए, कहाँ से करे। कोई थोड़ा गुजारा था बैलों का, कोई बकरियों का, वो बेचारे तो मर गए। हम लोग गरीब आदमी हैं सही। अब कोई किसी ने हुकूमत नहीं ताउन किया, नहीं हमारा घर धर सारे घर गिरे, उसमें का शय नहीं बची है। अभी तक अब 7-8 फुट का पानी खड़े हुए। हमारे बैल थे, भैंसियाँ थे, किसी ने नहीं दिया, नहीं किसी किया। अभी देखो ये जैसे ये चांखंड में रोड पे खड़ा था, किसी से मांग के लेके आया है, मांग के लेके आया। किसी ने तड़ी दिया, किसी ने नहीं दिया, फिर लेके आए। बच्चे भूख मर रहे हैं। एक मच्छर है रात का, उन्होंने असा को बेजार किया, उन्होंने मार दिया हमारा मकान है। आप हुकूमत के आगे जो ही हमारा सवाल है सो हम कर सकते हैं। मिस्किन आदमी ने कोई न कुछ को हमको देना चाहिए। इसी वजह से इनमें से बहुत से लोग अपनी ज़मीनों में से पानी के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से चंद एक शहरों और कस्बों में से हो आए, वहाँ पर कैंपों की हालत देखकर कानों को हाथ लगाते हुए वापस अपनी ज़मीनों के पास आ बसे। अब इस इंतज़ार में है कि कब ज़मीन में से पानी उतरेगा और ये अपनी बूदोबाश का दोबारा से आगाज़ करेंगे। लेकिन जिन जगहों से पानी उतर भी रहा है वहाँ पर भी हालत नागुफ्ता बे है। पानी के उतरने के बाद अब आपको हर तरफ कीचड़ का समुंदर नज़र आएगा। पानी ज़मीन के अंदर ऐसा घुसा है कि शायद उसको निकलते निकलते महीनों गुजर जाएं। क्या ये लोग महीनों अपनी ज़मीनों के सर पर बैठे रहेंगे? अगर बैठे रहेंगे तो फिर इन लोगों के कैंपों की क्या कैफियत होगी? क्या इनको ऑफिशियली कैंप डिक्लेयर किया जाएगा या नहीं? और फिर जगह जगह पर क्या वो सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी जिनके बगैर इन लोगों का गुजारा नहीं हो सकता? इस किस्म की ज़मीनें जहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, अब इन लोगों की वापसी का रास्ता बनाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं है। कैंपों के अंदर तो शायद लोगों को हैंडल करना आसान है, लेकिन अगर ये आबादी उन जगहों पर दोबारा वापस जाना शुरू हो गई जहाँ पर अभी भी हालात ख़राब हैं लेकिन फिर भी ज़मीन नज़र आ रही है, तो इन लोगों तक सहूलियात मुहैया करना, इन लोगों तक खुराक पहुँचाना या तिब्बी सहूलियात का अरेंजमेंट करना नामुमकिनात में से होगा। लाखों लोग वैसे ही तबाह हो गए हैं। अब जब ये लाखों लोग छोटे छोटे टोलों में बंटकर वापस अपनी ज़मीनों पर जाएंगे तो उन तक हुकूमत किस तरीके से पहुंच पाएगी? इन जगहों पर जहां से पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, एक बहुत बड़ा मसला पीने के पानी का होगा। यहाँ पर यकीनन नलके मौजूद हैं, लेकिन नलकों में से कैसा पानी आ रहा है? सैलाब ने जो पानी इन इलाकों में फेंका है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गंदे पानी का है। नलके से जो पानी हासिल किया जा रहा है वो बीमारियों से भरा हुआ है, लेकिन इन लोगों के पास इस किस्म के नलके को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ज़ाहरन तो पानी की फरावानी है और ना होने से तो बेहतर है कि नलके का पानी पी लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस किस्म के हालात हैं उसमें नलके के पानी की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये ऐन मुमकिन है कि इस टूटी में से निकलने वाला पानी इन लोगों के बच्चों के लिए जहर कातिल साबित हो। इन इलाकों में जहां पर पानी घुस गया है या उन इलाकों में जहां पर पानी घुसने के बाद आहिस्ता आहिस्ता निकल गया है, आपको एक और चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी, और वो है एक गुर्बत की तवील दास्तान जो सिंध की सियासत का हिस्सा रही है लेकिन नारों के पीछे पोशीदा रही है। जूं जूं सैलाब का पानी सिंध के अंदरून गोठों में घुसता चला गया, तू उसने गुर्बत का वो चेहरा दिखाया जो अभी तक कौम की नज़रों से ओझल रहा है। इन लोगों से वोट तो साल हा साल वसूल किए जाते रहे हैं, इन लोगों के नाम पर नोट भी बड़े बनाए गए हैं,
ان لوگوں کے ذریعے فیوڈل لارڈز نے اپنی زندگیاں پیرس، لندن، سوئٹزرلینڈ میں ایسی بنائی ہیں کہ وہاں پر رہنے والے بھی ان کی زندگی پر رشک کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اپنی حالت ایسی ہے کہ اس میں شاید جانور بھی رہنا پسند نہیں کریں۔ یہ وہ کہانی ہے جو سیلاب کی زبانی بیان ہوئی ہے، ورنہ اگر سیلاب نہ آتا یہ لوگ ان گوٹھوں میں موجود رہتے، ان کی زندگی میں تو سکون رہنا تھا، لیکن ان کے استحصال کا نظام جوں کا توں برقرار رہتا۔ یہ نظام نعروں سے، یہ نظام دغابازی سے بنا ہوا ہے۔ اب اس نعرے کے کھوکھلے پن کا احساس گہرا ہو گیا ہے اور دغابازی کا چیپٹر کھل کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ سندھ کے اندر سیلاب کی تباہی اتنی شدید نہ ہوتی اگر ان لوگوں کو سال ہر سال اس حالت میں نہ رکھا گیا ہوتا، اگر یہاں پر تعلیم کو عام کیا گیا ہوتا، اگر یہاں پر وہ انڈسٹریز لگائی گئی ہوتی جس کے اندر ان کے بچے بھی کام کرتے، اگر یہاں پر دولت کی مساوی تقسیم ہوتی تو یقیناً یہاں کے رہائشی بھی سیلاب جیسے عذاب سے بچنے کی کچھ تدابیر کرتے، شہروں میں یا قصبوں کے اندر کچھ متبادل انتظام کیا ہوتا، اگر اور کچھ نہیں تو آج بھیک نہ مانگتے پھر رہے ہوتے۔ سندھ کی سیاست بہت حد تک غربت پر بنیاد کرتی ہے، غربت کو جاری رکھنے کا نظام سندھ کی سیاست کا حصہ ہے۔ سیلاب نے یہ کہانی گوٹھوں میں سے نکال کر سڑکوں کے کنارے پر بکھیر دی ہے۔ آپ کو اس کہانی کو صرف انسانی ہمدردی کے زاویے سے ہی نہیں سمجھنا ہوگا بلکہ سیاسی تجزیے کا حصہ بھی بنانا ہوگا۔ قدرت کی طرف سے جو بھی طوفان آتا ہے اس کے اندر ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ جب کمیونٹیز اپنے علاقوں میں سے نکال دی جاتی ہیں تو ان کی زندگیاں تو تباہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی کمزوریوں پر بنیاد کیا ہوا نظام بھی ہل جاتا ہے۔ کیا سندھ کے گوٹھوں کی تباہی سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی لا پائے گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال تو وہ تمام سیاسی زعماء جو ان لوگوں سے مال وصول کرتے رہے ہیں، ان کے ووٹوں کے اوپر لندن میں اور پیرس میں زندگیاں گزارتے رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، ان کا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کتنی کرتے ہیں۔ ووٹ تو ان لوگوں نے ان کو جی کھول کے دیے، ان لوگوں نے بڑی بڑی پگڑیوں والوں کو اپنے سر پر بٹھائے بھی رکھا۔ اب ان کے سر سے چادر ہٹ گئی ہے، ان کے سر پر چادر کون رکھے گا؟ ان کی معیشت کو کون بحال کرے گا؟ ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو کون آباد کرے گا؟ کون ہے وہ سندھ کا سورما جو اس وقت سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جب تک آپ کی زندگیاں بحال نہیں ہوتی میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ فی الحال تو ہمیں جاگتے ہوئے بیچارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور حکومت اور انتظامیہ آدھی سوئی اور آدھی جاگتی۔